everyone, welcome back to my channel. I'm Benita Singh. I hope you guys all are doing good and great. So सबसे पहले टॉपिक आज जो कवर कर रही हूँ वो है लैप कोलिसिस्टेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। सी जैसे कि मैंने जब से ये टीम ज्वाइन करी है, चीज़ें धीरे धीरे मुझे आके क्लियर होती हैं माइंड में कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ कैसे होती है। सो मैं यहाँ पे बीइंग एज अ नर्स प्रैक्टिशनर चीज़ें क्या क्या करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी कि लैप वाले पेशेंट्स के लिए मेरा जो रोल है वो क्या रहता है। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो ऑब्वियसली जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ये देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड देखते हैं पेशेंट का, जो कि जिसमें पता लगता है कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो कितने mm का है, वो बड़ा है या छोटा है। जो छोटे स्टोन्स रहते हैं वो बड़े स्टोन से ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पड़ जाते हैं तो गॉल ब्लैडर अपना फंक्शन काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमें गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। जैसे कि किडनी में स्टोन हो जाता है तो हम किडनी नहीं निकालते, ठीक है। हम ऐसे ही हम जब गॉल ब्लैडर करते हैं, गॉल ब्लैडर रिमूवल करते हैं, तो हम हमेशा याद रखते हैं कि हमें वो गॉल ब्लैडर एज इट इज़ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट होता है कि पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड ही क्यों करवाया। पेशेंट को पेन हुआ, पेशेंट को पेन होने के बाद वो जिस हॉस्पिटल में गया उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसके बाद डायग्नोसिस निकलता है कि पेशेंट को कॉलीलिथियासिस है, ठीक है, जो कि एक डायग्नोसिस है जिससे कि गॉल ब्लैडर हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पेशेंट का जो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं कि उसको कहाँ पेन हुआ, वो राइट बैक गया कि नहीं गया, ये सब चीज़ें हुई कि नहीं हुई। उसके बाद फिर हम जब हमें क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को अब ऑपरेट करना है तो हम उसके ऑपरेशन की तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं वहीं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे रहता है वो क्या रहता है कि पेशेंट की हमें प्री ऑपरेटिव कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ती हैं, जो कि PAC मीन्स प्री एनेस्थीसिया चेकअप के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे डॉक्टर्स ही कर रहे होते, अगर डॉक्टर्स आके बोल देते कि नहीं ये इन्वेस्टिगेशंस करवा लो और ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाने के बाद आप आ जाओ हमारा गॉल ब्लैडर, आपका गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। रीज़न, एनेस्थीसिया के अंडर ही कोई प्रोसीजर होता है, कोई ऑपरेशन होता है, तो उनको भी अपना क्लियरेंस बाकायदा देना पड़ता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, और अगर कोई कोमॉब्स या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस उन इन्वेस्टिगेशंस में निकलते हैं तो पहले हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऑपरेट करने से पहले हम हमेशा चाहते हैं कि पेशेंट फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से रेडी हो ऑपरेशन के लिए। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जैसे कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन, रूटीन प्रोटोकॉल पूरा जाता है, ECG होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड अगर पेशेंट के पास है वेल एंड गुड है, ठीक है। कोविड एंटीजन या CB नेट जो भी पेशेंट की प्रायोरिटी से वो कराना चाहता है, हम हमेशा चाहते हैं कि पेशेंट एंटीजन करा के ही अब एडमिट हो जाता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद हमें PAC क्लियरेंस भी चाहिए होता है, जो कि पेशेंट आके इन्वेस्टिगेशन करवाता है और उसके बाद हम PAC के लिए भेजते हैं। PAC क्लियरेंस होने के बाद ही हम पेशेंट को ऑपरेशन की डेट देते हैं, ठीक है। जब ऑपरेशन हो जाता है और जब हमारी डेट ऑफ एडमिशन तैयार हो जाती है, एक रेडी हो जाती है, उसके बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं और उसके बाद पेशेंट को एडमिट करने के बाद हम उसका दोबारा री एग्जामिनेशन करते हैं और पेशेंट को पूछते हैं कि 1-2 दिन में आपको पेन उठा है या नहीं उठा है, या कब आपको लास्ट पेन हुआ था। उसके बाद हम पेशेंट की सारी हिस्ट्री वगैरह ये हम पहले ही ले लेते हैं कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए पेशेंट्स के बारे में। बिकॉज अगर हाइपरटेंशन है या थायराइड है तो हम ऑब्वियसली हम बोलेंगे पेशेंट को कि ऑन द डे ऑफ सर्जरी आपको विद द सिप ऑफ वाटर आपको अपनी मेडिसिन लेनी है। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे पेशेंट को डायबिटिक में मेडिसिन लेने के लिए, बिकॉज पेशेंट हमेशा 12 बजे के बाद NPO रहता है, एंड फॉर दैट डायबिटिक पेशेंट हमेशा कुछ खाना ही चाहिए, वरना उसकी ब्लड शुगर लो हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि कल आपका OT है, ऐसे ऐसे आपको रेडी होना है, और उसके बाद सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, और हमारा मोस्ट प्रेफरेबल टाइम जो होता है OT का वो 8 से 1 के बीच में होता है जो हम करते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद 8 बजे के बाद पेशेंट आते हैं
और ओटी के अंदर ऑपरेटिव होने के बाद फिर बाहर जाते हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में उनको 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे तक रखा जाता है ताकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो थोड़ी स्टेबल हो जाए, पेशेंट एनेस्थीसिया से थोड़ा बाहर आ जाए। और जब पेशेंट सब ठीक रहता है उसके बाद हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अगर लगता है कि वैसे पेशेंट ऑलमोस्टली क्या होता है कि लैब कॉली पेशेंट्स जो होते हैं हमारे, वो हम 4 घंटे के बाद हम एम्बुलेट कराने के लिए बोल देते हैं और हमने हमेशा लिक्विड डाइट भी स्टार्ट करा देते हैं। अब एम्बुलेशन में किसी का बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा पेन होता है, किसी को कम पेन होता है, किसी को पेन ही नहीं होता तो किसी को अनबेरेबल पेन होता है। सो बॉडी टाइप भी एक बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है ये चीज़ें। ठीक है, और आपका कैपेसिटी भी करती है कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को टैकल करते हैं। मेंटलिटी भी, मतलब आप दिमागी रूप से भी इतने प्रिपेयर होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पेन हो रहा है या जस्ट सिर्फ एक ऑपरेटिव सिंड्रोम है कि नहीं, आपका ऑपरेशन हुआ तो अब आपको पेन होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो उसके बाद 4 घंटे बाद हम पेशेंट को चला देते हैं और उसके बाद पेशेंट को चलाने के बाद नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज दे देते हैं पेशेंट को। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ऑन द सेम डे वो डिस्चार्ज ले जाते हैं, और अगर नहीं होता है किसी पेशेंट को हम रखते हैं तो उनको हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा रूटीन। और हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को इट्स वेरी मैंडेटरी कि आफ्टर लैब कॉलिंग हम चलाएं उनको। 3 से 4 घंटे बाद हम खुद चलाने जाते हैं, पेशेंट को लिक्विड डाइट स्टार्ट कराते हैं। इवन उनको सब चीज़ हम ब्रीफली बताते हैं कि आपको ये सिम्टम्स होंगे, इन चीज़ों से घबराना नहीं है। और हाँ, प्लीज़ आप लोग भी बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मुझे पता है ऑपरेशन इज़ वेरी बिग वर्ड, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा ऑपरेशन भी किसी अननोन पर्सन के लिए, किसी नॉन मेडिकल पर्सन के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब वो उस चीज़ के बारे में जानता नहीं है। बट आप अपने डॉक्टर से पूरी सलाह लीजिए, सब चीज़ क्लियर कीजिए। अब ये नहीं कि आपका सिर्फ ऑपरेशन का टाइम क्या होगा, ये नहीं, ऑपरेशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ऑब्वियसली सब चीज़ें आपको डॉक्टर से पूछ के ही डिसाइड करना रहता है कि ऑपरेशन क्यों कराना है और कब कराने की ज़रूरत है। और देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट फॉर यू कि आपको पेन ना उठे। आपके लिए कोई भी गलत डिसीजन डॉक्टर नहीं लेता है, तो ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर्स एंड टीम। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। अभी दोबारा मैं थोड़े टॉपिक्स पर डेली आऊँगी, व्हाट्स द रोल ऑफ अ नर्स कि इन सब चीज़ों में। तो मैंने आपको बताया कि मेरा रोल होता है प्री ऑपरेटिव में, पोस्ट ऑपरेटिव में, और उसके बाद डिस्चार्ज में होता है। उसके बाद फॉलोअप्स में हमें पता चलता है कि पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, सारी चीज़ें। और उसके बाद सब चीज़ पता चल जाती है कि, और ऑपरेशन के दौरान हम एक सैंपल भी भेजते हैं बायोप्सी का, जिसमें कि 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आके पता चल जाती है कि उस गॉल ब्लैडर में कितना इन्फेक्शन था। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो इन्फेक्शन निकलता ही है। सो नथिंग टू वरी गाइस, ऑल द बेस्ट और ध्यान रखिएगा अपना। बाय।